आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा ये हुआ है कि कोई वज़ीर-ए-आज़म फौजी बगावत में नहीं बल्कि कानूनी जंग में अपना ओहदा खो बैठा है। अपने 34 साल के सियासी सफर में चेयरमैन जिला काउंसिल से वज़ीर-ए-आज़म तक के ओहदे का सफर बिल आखिर एक छोटी सी चिट्ठी न लिखने पर खत्म हो गया है। पहले यूसुफ रज़ा गिलानी, फिर तौहीन अदालत, फिर सजा और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर से अब सिर्फ मिस्टर गिलानी रह गए हैं। जी हाँ, यूसुफ रज़ा गिलानी अब नाअहल हो चुके हैं और 5 साल तक अब वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। अब इंतजार है नए वज़ीर-ए-आज़म का। बहुत से सवालात सबके जहनों में उभर रहे हैं कि नए वज़ीर-ए-आज़म सियासी और माशी हालात का किस तरह से मुकाबला करेंगे और खास करके सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्विस हुकाम को खत लिखने के अहकामात पर किस हद तक अमल दरामद करेंगे। क्या वो भी पार्टी से वफादारी करते हुए इसी अंजाम से दो चार होंगे, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज अभी खत्म नहीं हुआ। अवामी नुमाइंदों के घरों और दफातर का घेराव करके तोड़फोड़ की गई। हर जगह कारोबार बंद पड़े हैं। मुजाहिरीन ये कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी जानिब अस्पतालों में मरीज हैं, वो बिल आ रहे हैं। एहतजाज सबका हक है, लेकिन इस एहतजाज की आड़ में अपनों का नुकसान करना भी कहां की अक्लमंदी है। बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि आखिर ये मुजाहिरे लोगों के अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन है या ये मुजाहिरे किसी की इमाम पर किए जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे और आज हम आपको अपना सवाल बता दें। आज का सवाल हमारा ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के जाने और नए वज़ीर-ए-आज़म के आने से आप क्या समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी पर, आवाम की ज़िंदगी पर क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? इसका जवाब हमें दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए अपनी राय का इजहार कीजिए। यहाँ मैं लूंगी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो समी साहब और काजी साहब से आज की खबरें लेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहलियत के बाद मुल्की सियासी हालात किस जानिब जाएंगे, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की खबरें ले लेते हैं काजी साहब और समी साहब से। जी काजी साहब। शाजिया, एक रिपोर्ट आई है एक अमेरिकी मैगजीन जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है उनका, उसमें उन्होंने फेल्ड स्टेट्स की एक फहरिस्त दी है जिसमें उन्होंने हमें जो नंबर तफवीज़ किया है वो 13वां है। अच्छा। इस लिहाज से तो बेहतर है कि पिछली दफ़ा हम 12वें पे थे, अब 13वें पे हैं ज़रा। लेकिन एक सवाल और उठ रहा है कि फेल्ड स्टेट्स के मुख्तलिफ उन्होंने पैमाने बनाए हुए हैं। GDP का डिक्लाइन कितना है, रिफ्यूजीज, ह्यूमन राइट्स, यही है। मगर सवाल एक और भी है कि अब लोगों ने इस पे भी एतराज़ शुरू कर दिया और वो ये कह रहे हैं कि अब एन यूरोप के बीच यूनान ऑलमोस्ट फेल्ड स्टेट है। वो इसलिए कि जो उस पर कर्जा है वो उसकी GDP या टोटल जो उसकी मैशत है उसकी कीमत से भी ज़्यादा है। यही इटली का हाल है, यही स्पेन का हाल है। तो ये क्या अब फेल्ड स्टेट्स वहाँ भी, उन्हें भी हम, या ये पैमाना बदलना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह का आलमी माशी बहरान है, इस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे ड्रोन अटैक्स के ज़िम्मन में। फिर यूनाइटेड नेशन के एक जो इन्वेस्टिगेटर हैं उन्होंने ओबामा से ये कहा है कि आप हमें जवाब बताएं, क्योंकि जो UN चार्टर है इसके मुताबिक एक ह्यूमन राइट्स का जो भी कॉन्सेप्ट राइज किया है उन्होंने, वो उसकी एक वायोलेशन है कि आप बजाय टेररिस्टों को पकड़ने के, अरेस्ट करने के, कैप्चर करने के, आप डायरेक्ट उन्हें असैसिनेट करें। इस पे उन्होंने दोबारा से सवाल उठाया, इस पे हम बात करेंगे। और फिर एक और बड़ी दिलचस्प खबर शादिया कि एक और रिपोर्ट ये आई है कि अब इस माशी बुरान के बाद जो करोड़पति हैं उनकी तादाद यूरोप की निस्बत एशिया में बढ़ गई है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे तेज़ी से स्टॉक्स गिरे हैं और बहुत लिक्विडेट हुई है उनकी वेल्थ। मगर एक और बड़ा इसमें अहम डायमेंशन है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा तेज़ तरक्की हुई एशिया में वो चाइना में हुई और इंडिया में हुई। लेकिन अजीब बात है कि इंडिया में इस तमाम तर तरक्की के बावजूद दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब जो हैं वो एक मुल्क में यकजा हैं। तकरीबन 800 मिलियन के करीब लोग हैं गुर्बत की लकीर से जो नीचे रह रहे हैं, मगर बिलियंस या जो करोड़पति हैं उनकी तादाद में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। सिमिलरली चाइना में जो है पिछले जो तरक्की 10% चलती रही, इसमें 500 मिलियन लोग यानी 50 करोड़ लोग तो गुर्बत से ऊपर उठ गए, मगर 70 करोड़ जो हैं वो नीचे गिर गए। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म की तरक्की हुई है यहाँ पे, जिस तरक्की का आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी से नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगियों को मज़ीद ख़राब होते हुए हमने देखा। और ओवरऑल दुनिया में भी यही ट्रेंड रहा, क्योंकि पिछले 10-20 सालों में हमने देखा है कि तकरीबन 7 बिलियन में से तकरीबन 5 बिलियन लोग जो हैं उनकी माशी ज़िंदगी में गिरावट आई है और अब तो यूरोप में भी आ रही है। इसके साथ साथ एक और ख़बर, US और चाइना जो एक मिलिट्री बैलेंस है
ज़ाहिर ये तब्दील हो रहा है। तो अब ये ख़बरें आ रही हैं कि पैसिफिक ओशन से अपने बहरी बेड़े निकाल के अमेरिका अटलांटिक से पैसिफिक ओशन में लेके आ रहा है और एक दायरा सा बना रहा है चाइना के इर्द गिर्द, जिसमें उसने नई बेसिस बनाने का भी फैसला किया है और इंडिया की जो नेवी है उसको भी वो बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो मुलाकातें उनकी हो रही हैं और आप देख रहे हैं उनकी दोस्तियां, तो एक हवाले से वो चाइना को थ्रेट समझ के उसे कंटेन करना चाहते हैं। मगर यहाँ फिर वही सवाल कि ये वो अमेरिका नहीं है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद था। शदीद माशी बुरान के बाद एक लागर किस्म की सुपर पावर वो बन चुका है। उसके यहाँ भी उसका कर्जा उसकी GDP से ज़्यादा है। तो ये क्या असरात मुरतब करेगा उस पर, और क्या कांग्रेस और उनकी जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं वो ये पैसे इनको देंगी कि ये मिलिट्री को इस तरीके से ये कायम रखें? इस पर बात करें। सही, समी साहब के पास चलते हैं। समी साहब, कल से तो एक ही खबर का चर्चा है, यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहलियत के बाद हर जगह यही बात डिस्कस हो रही है, लेकिन अमरीकी मीडिया में भी इसका बहुत चर्चा होगा। वो अमरीकी मीडिया इस पर क्या कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपके पास आज की क्या खबरें? शाजिया, एक तो अभी आपने जैसे जिक्र किया कल जो फैसला आया वज़ीर आज़म जिसके बाद नहल हो गए, तो उसका बैरूनी अखबारात में बड़ा चर्चा है। अमरीकी मीडिया में, यूरोपीय मीडिया में कोई इसे जुडिशल एक्टिविज़म कह रहा है, कोई इसे कू बैदर मीन यानी तख्ता उल्टा गया है किसी और तरीके से, इस तरह के उन्वान दिए हैं। इसका आज अहवाल बयान करेंगे कि दुनिया इस सारे फैसले को किस नज़र से देख रही है। दूसरा जो आज मैंने ख़बर सेलेक्ट की है शाजिया, वो है एक हमने जिक्र किया था कोई 2-3 हफ्ते कबल कि एक फ्लेम नामी वायरस बनाई गई थी जो ईरान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनके सिस्टम में जाकर, उनके कंप्यूटर्स में जाकर वो उनकी इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल की गई थी। अब ये बात वाज़ेह हो गई है। वाशिंगटन पोस्ट इस बात को कंफर्म कर रहा है कि ये जो फ्लेम वायरस थी ये इसराइल और अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने मिलकर बनाई थी और तकरीबन 5 साल कबल इसको बनाया गया था। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो वायरस बनाई गई, इस वायरस के ज़रिए किस किस मुल्क के एटमी राज़ों तक अमेरिका और इसराइल ने एक्सेस की, क्योंकि इस पर कोई सिर्फ ईरान का नाम नहीं लिखा था, इसमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल है, पाकिस्तान भी उस लिस्ट में शामिल है जहां फ्लेम वायरस को जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया। तो अभी ये एक सवाल है पाकिस्तानियों के लिए भी जिस पर आज हम बात करेंगे कि हमारे एटमी एसेट्स कितने महफूज हैं, हमारे कंप्यूटर्स जो हैं जिनमें ये राज दफन है वो कितने महफूज हैं। और शायद फिर एक मैं जिक्र करूँगा जूलियन असांज का, जिन्होंने विकी लीक्स के जो बानी हैं, जिन्होंने वो सारी लीक्स की थी, उन्होंने एक्वाडोर की एम्बेसी में जाकर पनाह ले ली है और दरख्वास्त की है कि उन्हें एक्वाडोर में सियासी पनाह दी जाए। तो ज़रा आज इस पर बात डालेंगे कि ये जो यूरोप, अमेरिका, इतना महज़ब सिविलाइज सोसाइटी है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं अगर वो भी गैर महफूज हैं और वो एक्वाडोर जैसे मुल्क में जाकर सियासी पनाह हासिल कर रहे हैं, तो फिर इस मुआशरे की हकीकत क्या है? ये जो इंसानी हकूक़ और की प्रोटेक्शन की जो बात की गई है वो दर हकीकत कहाँ तक सच है? ठीक है, इस पर बात करेंगे। आपसे मैं अपनी बात का आगाज़ करती हूँ। आने वाले दिनों में हमारा सियासी माहौल कैसा होगा? यूसुफ रज़ा गिलानी अक्सर अपनी तकारीर में कहा करते थे कि वो पार्टी से वफादारी करेंगे, स्विस हुकाम को ख़त लिखकर पार्टी की पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। अब आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा हम कैसा देख सकते हैं, और ख़ास तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी का सियासी शहीद बनने का ख्वाब हम कह सकते हैं कि पूरा हो गया है? देखिए शाजिया, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है और भले हम इस फैसले पर एतराज़ भी करें, इसके अंदर जो कानूनी जो मुशगाफियाँ हैं उन पर जो भी हम तबसरा करें, लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबको एक्सेप्ट करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक्सेप्ट कर लिया और यूसुफ रज़ा गिलानी अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। जहाँ तक आपने बात की ना सियासी शहीद की, तो मैंने कल भी ये अर्ज़ किया था कि ये फ़ैसला कोई, इसको जो परसेप्शन है पीपल्स पार्टी का, ये कोई कानूनी फ़ैसला नहीं है, उनके नज़दीक ये सियासी फ़ैसला है। और ये ऐसा ही फ़ैसला है जैसे 70 की दहाई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए दिया गया था, बड़ी उजलत में किया गया ये फ़ैसला। और फिर जो इसको मैंने अर्ज़ किया कि जो बैरूनी दुनिया जिस नज़र से देख रही है, आज दुनिया के तमाम अखबारात में इस बात का जिक्र है कि जब सदर जरदारी ने चीफ जस्टिस को बहाल नहीं किया था और वो एक तहरीक के नतीजे में बहाल हुए थे, तो 3 साल से चीफ जस्टिस और सदर पाकिस्तान के दरमियान एक लड़ाई जारी है, एक
ज़ाती लड़ाई जारी है। और यहाँ तक कि इसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो कहा कि ये जुडिशल एक एक्टिविज्म है। पहले सिर्फ कोनियाँ मारी जा रही थी, अब तलवार लेकर जो पार्टियां हैं वो बाहर निकल आई हैं। और इंडिपेंडेंट ने इसको लिखा है कू बाई अनदर वे। और फिर सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग जो स्टेटमेंट थी वो आसमा जहांगीर साहबा की थी, जो सुप्रीम कोर्ट बार की साबका सदर भी हैं। उनको न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उठाया, BBC ने भी, और भी बहुत सारे जो इदारे हैं उन्होंने उठाया, जिसमें उनका ये कहना है कि इससे अदलिया एक्सपोज हो गई है। लेकिन सबको ये नजर क्यों नहीं आता कि जो फैसला हुआ, ये जो दिन देखना पड़ा यूसुफ रजा गिलानी को, ये अदालत की हुक्म अदूली की वजह से हुआ? नहीं, ये तो एक आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये इसमें मियां नवाज शरीफ साहब का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान में इमरान खान साहब का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो चीफ जस्टिस साहब के हामी वकला हैं उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। और हो सकता है कि बात सच भी यही हो, मैं इस बात पे नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि जो परसेप्शंस क्रिएट हुआ, आपने कहा कि इसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होगा, इसका पॉलिटिकल फॉल आउट यही होगा कि पीपल्स पार्टी वाले इस फैसले को सियासी कहेंगे, और आपने कहा कि क्या वो सियासी शहीद बनेंगे। डेफिनेटली जब बात आएगी तो ये आगे जाकर तारीख में ये बात लिखी जाएगी कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने घर भेजा, और वो वजीर आजम जिसको घर भेजा वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक था। तो डेफिनेटली इसका फॉल आउट होगा, इसका फॉल आउट है, और पीपल्स पार्टी इसको अपने हक में इस्तेमाल करने की इसकी कोशिश करेगी आगे जाके। नए वजीर आजम के आने से कोई हालात में तब्दीली आएगी? पहली बात तो ये है कि वो ज़ाहिर उन्हें हक में इस्तेमाल करना चाहिए। कल भी हमने ये बात की थी कि जी ज़ाहिर वो पॉलिटिकल जो भी इससे माइलेज लेना चाहते हैं वो ले लें, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि हम जिन बातों की, अब अगर तो इस सारे खेल में अवाम, पहले तो ये तय कर लें क्या अवाम स्टेक होल्डर हैं या नहीं है, क्या इस सारे खेल से अवाम को कुछ लेना देना है? देखिए ना, अब जुडिशरी की लड़ाई हो रही है, एक्टिविज्म है, नहीं है, मुझे नहीं इस बात का पता। उन्होंने कहा जी आइन के मुताबिक इनको घर भेज दिया जाए, वो घर चले गए। मगर सवाल ये है कि इन दी अल्टीमेट एनालिसिस इसका क्या 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 जिंदगी, हमारी जिंदगियों पे कल शहर में क्या हो रहा था, शहरों में लोग क्या कर रहे थे, लोगों की इमलाक जलाई जा रही थी। कोई कह रहा था जी ये सियासतदान करवा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, कोई कह रहा था नहीं जी ये तो स्पॉन्टेनियस तौर पे ये सब कुछ हो रहा है। बात ये है कि हम एक ऐसे क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं जहां हमारे पास स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो होते हैं एक मुल्क में अमन अमान कायम रखने के, वो गायब हो रहे हैं, वो है नहीं। और हम जो है जी वो ये ठीक है कानून की किताबें खोल के बैठे हुए हैं जी जनाब इनको चले जाना चाहिए, इनको भाई चले जाना चाहिए तो चले जाएं, रहना है तो। सवाल ये है कि इन दी अल्टीमेट एनालिसिस ये सब कुछ जो हो रहा है इसका क्या आवाम की जिंदगियों में कोई असर पड़ेगा? क्या जो नए प्राइम, अब जो आज आपने सवाल दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर सब नए आएंगे वो क्या पॉलिसी देंगे, क्या पॉलिसी शिफ्ट आएगा कि ये मुल्क एक टोटल ओवरहॉलिंग चाहता है, एक रेडिकल तब्दीली चाह रहा है ये मुल्क कि इसमें अमन अमान हम कैसे कायम करेंगे? लोगों के घर में बिजली नहीं। कल से लोग एक और सवाल पूछ रहे हैं, नए आने वाले वजीर आजम को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे ही चैलेंजेस का सामना रहेगा? अगर तो ये कहानी चलाते रहे। देखिए मैं ये कह रहा हूं इस मुल्क में जो भी जितने भी यहाँ पे जो है ना जो रियासत के पिलर्स हैं वो ये सोचें कि ये इस मुल्क की जो वायबिलिटी है इसका जो कायम रहना है और खुदा करे ये हमेशा कायम रहे, उसके लिए क्या ज़रूरी है? क्या ये आपस की इनकी जो ये है इससे बात कहानी आगे चलेगी? यहाँ बिजली आपने बढ़ानी है, यहाँ आपने केक को बड़ा करना है, यहाँ आपने रोजगार के मौके पैदा करने हैं। आपकी पूरी दुनिया की ताकतें बलूचिस्तान में आपके खिलाफ रेशा दवानियां कर रही हैं और आप लड़ रहे हैं कौन बनेगा वजीर आजम और कौन नहीं होगा वजीर आजम। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूं काजी साहब एक सेकंड जरा, बात यह है कि ये बताइए कि ये जो सारी जो रेशा दवानियां हैं, साजिशें हैं, इसका मुकाबला सरबराहान हुकूमत ही करेंगे ना और अवाम की मदद से। आप कहते हैं कि ये इनका कोई इससे को अवाम से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं तो आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। अगर इसका आवाम से ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है, तो फिर इसका इतना चर्चा करने की क्या जरूरत है? भाई मैं तो यही कह रहा हूं, मैं तो उसका चर्चा मैं नहीं समझता कि ये बहुत बड़ी तब्दीली आ गई आज। नहीं, कौन आवाम कैसे अच्छा मुझे मुझे बताएं आप बड़ी इनकी हिमायत कर 4 सालों में कोई एक मसला हल किया गिलानी साहब ने? आज इस पे बात कर लेते हैं। मेरी बात सुने एक मिनट। गिलानी साहब की क्या लेगेसी थी? करप्शन के इंतहाई जो है वो खतरनाक जो इल्जामात उन पे जो अभी और खुलेंगे, ये थी उनकी कैबिनेट में करप्शन खुल के सामने आई, ये थी उनकी लेगेसी। तो क्या इनको इन बातों से फरागत मिल जाएगी अवाम के मसले हल करने के लिए? यही सोचना है। हम सुप्रीम कोर्ट ने को भी यही सोचना चाहिए और बाकी नए वजीर आजम, नए आने वाले वजीर आजम को भी इन्हीं चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ेगा।
शाजिया बिलाशुबा सामना करना पड़ेगा। मैं ज़रा एक काजी साहब की बात का रिस्पॉन्ड कर दूं। मैं ना उनकी करप्शन की इस वक्त बात कर रहा हूं, ना उसको कोई डिफेंड करने की बात कर रहे हैं। इस वक्त वो घर गए हैं तो वो इसलिए उनको भेजा गया है कि तौहीन अदालत, उन्होंने अदालत की नज़र में उन्होंने तौहीन अदालत की है। मैं सिर्फ आपसे ये बात कहता हूं कि जो भी सरबराह मुमलिकत होगा, जो पार्टी बरसर-इक़्तिदार होगी, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि उसने मुल्क को चलाना है। ये लोग चलाने में नाकाम हो गए हैं। हुजूर, मुल्क चल रहा है, और सवाल के जवाब देंगे, मुल्क चल रहा है, ये आने जाने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। मुझे तो समझ नहीं आती आप किस मंतक की मुझे बात ये बताएं। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, अभी पिछले 8 सालों की बात कर लें, जमाली साहब से शुरू कर लेते हैं। शुजात हुसैन साहब आए, उसके बाद शौकत अजीज साहब तशरीफ ले आए, अब ये ले आए। जो सफर था वो मजीद नीचे की तरफ गया है। ये चला रहे हैं मुल्क को, ये मुझे बताएं। जो नहीं, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप सुने जरा। आप तो नहीं, आप मुझे ये बात बताएं, आप पूरी दुनिया का कंपैरिजन कर लें, आप बर्तानिया का कंपैरिजन कर लें, आप अमेरिका का कंपैरिजन कर लें। पिछले 10 साल में, 12 साल में क्या वहां पर इकोनॉमी डाउन नहीं हुई? सर, वहां पर आप बुरी एग्जांपल्स क्यों लेते हैं? लेकिन क्या हुआ वहां पर? लोगों ने ये कहा कि ये इस तरह नहीं होता, आप सिस्टम के अंदर कहा लोगों ने। मेरी बात सुने, ये जो आज कैमरून वहां बैठा हुआ है, इसको नहीं दिए वोट लोगों ने, स्प्लिट मैंडेट था। ऊपर बैठ के, जिस तरह ऊपर ये बैठ के काबल डाउन करते हैं, इसी तरह वो भी आया। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये ना कहें कि उनके साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो उनकी अच्छी बातें भी हैं, फिर वो ये लेके आए। मैं ये सवाल करता हूं एज अ पाकिस्तान सिटीजन कि इन्होंने क्या रिलीफ दिया? बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया, चीनी की कीमतों में रिलीफ दिया, रोटी दी। बात ही नहीं कर रहे, आप सारी लड़ाई को, आप सारी पता ही नहीं, आप बात क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं है समी साहब, आप मुझे बताएं, इस जुडिशियल लड़ाई में आपका कुचला गया, आपका आम आदमी कुचला जा रहा है, और आप लड़ाई जा रहे हैं। आम आदमी को कुछ लेना देना नहीं है। भाई, आम आदमी के जो रिलीफ है वो बिल्कुल नहीं मिला दिया आपने। मैं इस बात से एग्री करता हूं। हूं। तो फिर हमें क्या लेना करते हैं ना कि अच्छा चले, फायदा नहीं है। एक सवाल आपने मान लिया कि आपने सवाल ही करने, आपने क्या जवाब लेना है? एक सवाल बताएं, अवाम को इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया, मान लिया। ये आपका कहना, मेरा कहना नहीं है। अगर उन्होंने रिलीफ नहीं दिया तो इनके रहने या ना रहने से अवाम को क्या फर्क पड़ता है? बल्कि वो लोग तो कहेंगे ये तशरीफ ले जाए। फर्क पड़ता है इसलिए कि अगर इन्होंने रिलीफ नहीं दिया ये रहते तो और खराब करते। फर्क पड़ता है कि ये फिर अगला इलेक्शन इनको ये नहीं जीत सकते, और अवाम को चाहिए कि इन्हें इन ऐसे लोगों को मुस्तरद करें। इसका यह फर्क पड़ता है। लेकिन आप जब ये बात करते हैं कि इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को कह रहे हैं कि वोट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना आर्गुमेंट बदल लेता हूं, खिलाफ अपना राग मैं अपना आर्गुमेंट तब्दील कर लेता हूं। फर्क पड़ा है, लोग जहां बैठे थे उससे बदतर हालात में हैं। जहां पे परवेज मुशर्रफ और शौकत अजीज छोड़ के गए थे, आज या रेफरेंडम करा लें, इन्होंने कहां छोड़ा? एक कॉलर लेने दें अमेरिका से। आपको तो आपकी तो परवेज मुशर्रफ की याद से ही आपकी जान नहीं छूटती, पता नहीं कैसे उससे जिसको सलूट दे के आपने भेजा था, जिसको सेफ पैसेज दिया था आपने, पीपल्स पार्टी ने सलूट दिया था। वो पता है आपको जिन्होंने उसको सल्यूट किया था भाई, आपकुछ पता है जिन्होंने उनको सल्यूट किया था, आप जानते हैं, लेकिन अब उनका नाम नहीं आप ले सकते। कब पाएंगे? एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, कुछ कर लेंगे भाई, हम मानते हैं कि शमी साहब आपके साथ जाती नहीं हुई है, कोई नहीं कह रहा कि जाती हुई है, उनको जाना चाहिए था, वो तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दरअसल बात यह है कि हमारे यहाँ जो है ना, एहतसाब का कानून हमने खुद बनने नहीं दिया कभी। 60 साल से आज तक आप ये देखें कि जितने भी ये वजीर आजम आए हैं, कोई भी खुशी से अपने कोई नहीं जाता, किसी ने भी पूरी टर्म को पूरी की नहीं की। आप यहाँ देखेंगे इन्होंने 4 साल जिस तरह गुजारे हैं, जिस तरह लोग सड़कों पे हैं, लोग जो है मर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन इनकी जो है सर पर जूं नहीं लग रही कि ये क्या हो रहा है। दूसरी बात मैं आज ये करना चाहता हूँ, जैसे ये कह रहे हैं अब ये एहतसाब का कानून, जो ये इलेक्शन की बात कर रहे हैं समीर साहब, कि इलेक्शन, आप मुझे बताएं कि कब आज तक कभी फेयर इलेक्शन हुआ है यहाँ? कभी हो सकता है ये? अगर फेयर इलेक्शन कभी हो तो कभी ये पार्टीज आ सकती हैं? कभी भी नहीं आ सकती। ये आती ही उसी पे हैं कि भाई ये धांधलियां करके, ये कभी नवाज शरीफ पार्टी या पीपल्स पार्टी ये कभी भी ईमानदारी से इक़्तिदार में नहीं आ सकती आज के बाद। ठीक, बहुत शुक्रिया असद, बहुत शुक्रिया। जी समी साहब, देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि मैं उनकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुए। फेयर इलेक्शंस हुए, कई दफ़ा हुए, और ये बात बिल्कुल एक वाज़े है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया, उनको वोट दिए, ये पार्टीज़ हैं, उनकी फॉलोइंग मौजूद है। हाँ, उनकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 64-65 सालों में एहतसाब नहीं हुआ। एहतसाब से मुराद यह है कि अक्रॉस दी बोर्ड सेलेक्टिव एहतसाब होते रहे, और आज भी जो हम बात कर रहे हैं कि सेलेक्टिव
परसेप्शन ये है कि आज भी ये जो एहतसाब की बात हो रही है ये सिलेक्टिव है। एक जो पार्टी है यानी उसको तो इतना रिलीफ है कि टाइम बार केसेस भी उनके सुना दिए गए, उनके हक में फैसले कर दिए गए, जबकि उसके मुकाबले में जो दूसरी पार्टी है उसके लिए किसी किस्म का भी कोई रिलीफ नहीं। ये जो सिलेक्टिव एहतसाब है, ये जो सिलेक्टिव जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये पाकिस्तान को तबाही के किनारे पर ले जाएगा। लेकिन आप देखें ना, कल चीफ जस्टिस ने यही कहा अगर यूसुफ रजा गिलानी अपील करते तो हो सकता था उनकी सजा मुअत्तल हो जाती। उन्होंने अपील का रास्ता क्यों नहीं अपनाया? फिर आप लोग इसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। भाई इस मुल्क में नवाज शरीफ साहब की 9 साल के बाद अपील सुनी गई, 9 साल के बाद। तो ये उसी टाइम अपील कर देते ना जब 30 सेकंड की सजा हुई, सजा काट दी तो बाद में अपील कर देते। मैं देखें, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मानना है, हम उस पर जरूर कोई ना कोई राय जरूर दे सकते हैं। अब एक फैसला आ गया, पीपल्स पार्टी ने मान लिया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात यह है कि इसको आगे लेके चलें। हम तो ये जिक्र कर रहे थे कि एक वाकया हुआ तो पूरी दुनिया उसको किस नजर से देखती है, और पाकिस्तान में जो बर्बादी हुई वो यहाँ की आवाम का बता देते हैं। कल आवाम ने मिठाइयां बांटी, भंगड़े डाले, खुशियां मनाई। पूरी दुनिया कैसे देखती है? मैक्सिको का पिछला पूरा इलेक्शन अमेरिका ने चोरी करवाया, ओब्रेडोर का, ठीक है, उसको दुनिया ने कैसे देखा? सैरेजा में ये जो दूसरे नंबर पे आई है पार्टी, एक उसके खिलाफ टेरर कैंपेन चलाई इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने। ये कभी एक तरीके से कभी दूसरे तरीके से इसको मैनूवर करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बात यह है कि जो रूलिंग क्लास के अंदर के झगड़े हैं कि जी ये नवाज शरीफ का केस नहीं सुना, उनका सुन लिया, भाई उसको क्या लगे अवाम को 9 साल सुन लिया या नहीं सुन लिया? आपकी जो जाती ताले आजमाई है, मेरी बात सुने ना, अवाम के जितने नुमाइंदा हैं हमें पता है सब ये लोग अवाम के नुमाइंदा, अवाम जो है बिजली को तरस रहे हैं इस मुल्क में। आपका कोई नुमाइंदा तरस रहा है? एयर कंडीशन से बाहर ये कदम रखते हैं अवाम के नुमाइंदे। बात ये है कि अगर आपके मुझे बात नहीं सर, दो दुनियाएं हैं, लेकिन ये जो लोग तड़प इसलिए रहे हैं कि 2 मुल्क हैं, ये 2 मुल्क हैं जहां पे एक आम आदमी का मुल्क है, एक खास आदमी का मुल्क। पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नहीं सर, ये ऐसा नहीं है, बड़े क्रिटिकल कोई सियासतदानों का कसूर नहीं है। समी साहब, आप रूलिंग क्लास के धड़ों की लड़ाई में जिसका मर्जी साथ दे दें, रूलिंग क्लास के झगड़े लड़ रहे हैं, आप उसके एक के साथ हो जाए। इस मुल्क के अवाम के साथ है कोई भी नहीं, अवाम के साथ कोई भी नहीं, अवाम के साथ है कोई भी नहीं, अवाम के साथ है आप। ये सारे कार्टल्स हैं, ये सारे अवाम को जो है लूटते हैं बैठ के और फिर वोट लेने आ जाते हैं। करते हैं ना, कार्टल जरूर है, लेकिन आप हमें सियासतदानों के खिलाफ पड़ जाते हैं। पता नहीं किसका एजेंडा लेके आप सियासतदानों के पीछे उन्हें कार्टल्स कहना शुरू कर दिया। आप गलत बात करते हैं। इस मुल्क की बका जो है वो जमहूरियत में है, जमहूरियत में, मगर ये ऑटोक्रेसी है जो ये कर रहे हैं। आप होंगे गैर जमहूरियत और जर्नैलों के और जजों के और ब्यूरोक्रेट्स के लिए, यहाँ पे इस मुल्क की बका जो है वो जमहूरियत में है। कभी आप ISI के चीफ से जो है आपकी बीबी यहाँ आई थी मुआहदा करके, हम नहीं आए थे। ब्रेक ले लूं, कॉलर ले लूं। एक कॉलर है हमारे साथ कोहाट से, साजिद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग तो आपको सुनते हैं, समी साहब को अपना राज भी नहीं करते, इनका एहतराम भी करते हैं, लेकिन ये हमें इन पे तनकीद इसलिए करते हैं कि ये हुकूमत को डिफेंड बहुत करते हैं। काजी साहब या सच कहते हैं या गलत कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन वो एक ऐसा लगता है जैसे हमारी आवाज है। अभी समी साहब जितना डिफेंड कर रहे हैं इतना खुद पीपल पार्टी वाले भी नहीं कर रहे। कायरा साहब भी कबूल कर रहे हैं, सब कबूल कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमने देखा है समी साहब की करप्शन इन लोगों ने इतनी बढ़ा दी है। अभी हमारा ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है, जो लोग करप्ट हैं वो इतने निडर हो गए हैं कि वो डरते नहीं हैं। इन्होंने जो नुकसानात किए हैं आप थोड़े पब्लिक में आके देखें, थोड़े ऐसे जर्नलिस्ट नहीं वैसे देखें ना सर जी, बड़ी माजरत से करप्शन पहले भी थी, लेकिन इन्होंने अभी करप्ट लोगों को एक इतना शेल्टर दिया कि वो अभी डरते नहीं है। वो समझते हैं कि अगर हम कहीं पकड़े जाए तो आगे जाके किसी ना किसी को कुछ ले दे के छूट जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया साजिद आपका। सभी साहब इस पर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि लोड शेडिंग के खिलाफ जो मुजाहरे किए जा रहे हैं, लोगों के अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन है या किसी की ईमान पर ये मुजाहरे किए जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ कल से पंजाब के जो मुख्तलिफ शहरों में जिस तरह मुजाहरे किए जा रहे हैं, तोड़ फोड़ की जा रही है, जिस तरह जवाबी फायरिंग की जा रही है और 3 लोग कल से हलाक भी हो चुके, मुतादिद जख्मी भी हुए। अब लोगों का ये कहना है या मुख्तलिफ सियासतदान ये कह रहे हैं कि ये जो मुजाहरे किए जा रहे हैं, तोड़ फोड़ की जा रही है, ये किसी के कहने पर, किसी के इमा पर किए जा रहे हैं। कैसा? ये मुझे बुनियादी तौर पर लगता है कि ये बिजली ना होने की माँ पे हो रही है, वही इन्हें कह रही है, ये सूरत हाल इन्हें कह रही है। अब देखिए मिसाल हमें देते हैं ना जी कि जी इंसर्जेंसी है, कश्मीर में इंसर्जेंसी, जी बाहर से लोग आ रहे,
अंदर अगर प्रॉब्लम ना हो तो बाहर से लोग नहीं आते। एक सिचुएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मुझे नहीं पता उसको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है। बहुत से लोगों की ये राय है, और जब कल सीएम साहब ने पंजाब असम्बली में ये कहा कि ठीक है, नहीं गोली चलानी चाहिए अपने अवाम पर, किसी सूरत भी नहीं चलानी चाहिए, आई सपोर्ट हिम व्हाटएवर ही सेड देयर, लेकिन बात ये है कि सिर्फ ये कह के इस बात को ख़त्म कर देना कि जो हो रहा है इसे कोई करवा रहा है, भाई इसे आप खुद करवा रहे हैं। आप एक ऐसे निज़ाम जिसको प्रिजाइड ओवर कर रहे हैं, अगर 400 या 378 बिलियन रुपीस वाजिबुल अदा हैं तो मैंने नहीं देने। कल वापडा हाउस में इजलास हुआ है, उन लोगों आप ने हमसे जितना टैक्स लेते हैं, आप जितना टैक्स हमसे लेते हैं, या जितनी बिजली की हम कीमत आपको देते हैं, हम तो दे रहे हैं, अवाम तो दे रहे हैं। कल वापडा हाउस में इजलास हुआ है। वापडा और पेप्को ने बिजली का जो बहरान है, गिलानी हुकूमत की जो नाकिस हिकमत अमली है, इस पर सारी जिम्मेदारी डाली है कल उन्होंने। मैं कहता हूं कि इसी पे डलेगी ना। हाँ। एक आदमी की जिम्मेदारी है, उसको एक आपने जिम्मेदारी की हुकूमत को रन करो, इन मामलात को ठीक करो, यहाँ पे जो है बिजली की जो फराहमी है आपने देनी है, तो वो उन्हीं पे जिम्मेदारी नेचुरली जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि कल जो कुछ हुआ उसकी जो बुनियादी वजह है वो मिसमैनेजमेंट है। और वो जो हमने चाहे मुआहदे गलत किए थे 88 में, जब भी हमने किए थे, जो हमने बिजली पैदा करने का निज़ाम, नेचुरली समथिंग फंडामेंटली जो है वो गलत है वो इस सारे निज़ाम में, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल में बिजली दे दें, बिजली आज पूरी कर दें, सवेरे ये खत्म हो जाएगा। एक कॉलर है हमारे साथ, आरिफ फ्रांस से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। मैडम मैं ये समी साहब से भी और खाई साहब से भी एक सवाल करना चाहती हूँ, और आपसे भी। जी जी। मुझे ये बताइए कि अल्लाह का निज़ाम है कि गाय घास खाती है तो दूध देती है, और सांप दूध पीता है तो उगलता है। मेरा ये सवाल है कि आज पीपल्स पार्टी वालों को ये तो पता चल गया कि आज आपका वजीर आजम सही सलामत मिल गया। तारीख अगर आप माजी में जाएं तो पीपल्स पार्टी को कोई शहीद कर देता था, कोई दोनों वजीर आजम हमें शहादत में मिले। और मैं जनाब ये अर्ज करना चाहता हूँ, देखे अगर आज मिठाइयाँ बांटी जा रही है ना, आपने अभी अर्ज किया मैडम कि मिठाइयाँ बांटी जा रही है, जब पीपल्स पार्टी के लीडर शहीद हुए थे उस वक्त भी लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी। जब ज़ियाउल हक जब इंतकाल किया था उस वक्त भी मिठाई बांटी की थी। ये निज़ाम चलता रहेगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, ये पीपल्स पार्टी के जितने भी अवाम है उनका दिलदारी तो हुई है ना। अगर आप मुस्लिम लीग नून को खुश किया अवाम को, लेकिन ये सिस्टम नहीं चलेगा। ये मैं शेयर अर्ज करना चाहता हूँ अपनी बात खत्म करने से पहले, इसमें सब कुछ आ जाएगा। देख हमसे फराउन के लहजे में बात ना कर, देख हमसे फराउन के लहजे में बात ना कर, हम तो पागल है, खुदाओं से उलझ पड़ते हैं। ऐसा दस्तूर जो इंसान की तस्लील करे हम बदल डालेंगे, एक बार समझ जाने दो। क्या वज़ीर आज़म गिलानी को हटाने से ये सिस्टम चेंज हो जाएगा? ठीक, बहुत शुक्रिया आरिफ आपका। मुझसे आपने सवाल किया, मैं अपना पहले जवाब दे दूं कि अदालत ने किसी को खुश करने के लिए फैसला नहीं दिया। आइन और कानून के मुताबिक अदालत ने फैसला दिया, पीपल्स पार्टी ने खुद इसको एक्सेप्ट किया। जी समी साहब। शाजिया, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। ब्रेक पे जाने से कबल जो कॉलर थे उनका ये कहना था शायद कि मैं पीपल्स पार्टी को डिफेंड करता हूं, तो मैं उनकी राय का एहतराम करता हूं। हो सकता है उनको मेरी गुफ्तगू से ऐसा एहसास हो। मैं हमेशा जो इलेक्टेड लोग हैं उनको मैं डिफेंड करता हूं जब तक उनकी टर्म है। हाँ, आवाम को उनके एहतसाब का हक हासिल है और आवाम उनके साथ जो भी सलूक करें वो बेहतर है। और जो ये कॉलर ने जो बात की, मैं इनकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा ये हो रहा था कि गालबन इनका ताल्लुक या इनकी हमदर्दी पीपल्स पार्टी से है। तो मैंने पहले भी ये कहा कि ये एक सियासी फैसला था जो कल आया, और इसका जो फॉल आउट है वो सियासी होगा। ये कोई भी कानूनी फैसला नहीं था। जो लोग आयल की दूसरी तरफ है वो इसे कानूनी कैसे कहते रहेंगे, जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो इसको सियासी कहते रहेंगे। इस पे मैं भी इनके हिसाब से और एक और मैं बात आपसे करता हूं, काजी साहब मुझे इस बात का सवाल जवाब दें। बड़ा आपने आराम से कह दिया कि आई सपोर्ट शहबाज शरीफ, कि उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं करता। कभी आपके घर कोई हमलावर हुआ ना और उस वक्त पुलिस ने मदद ना की, तो फिर मैं पूछूंगा, मुझे ये बताएं कि ये रियाज फतियाना, रजा हयात हराज, बेलम हुसैन, ये सारे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के लोग, इनके घरों पर हमले करवाने थे। एहतजाज हो रहा है, लोगों का एंगर है, लेकिन उस एहतजाज में ये शामिल किए जाते हैं लोग, और पुलिस को हदायत की जाती है कि सियासी मुखालफिन जो हैं उनके घरों को आग लगाई जाती है। ये एक फेलियर है। मुझे तो आप पे हैरत है कि आप ये कह रहे हैं कि जनाब बिल्कुल ये किसका काम है लोगों की जानो माल की हिफाजत करना पंजाब में? शहबाज शरीफ साहब का काम है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप, कौन कहता है आपको गोली चलाएं, लेकिन आप इंश्योर करें कि लोगों की जो जिंदगी है और प्रॉपर्टी है वो महफूज रहें। कहां आप चले गए हैं ये? और आप कह रहे हैं मैं सल्यूट करता हूं। अगर तो ये साजिश आपके सामने हुई है, मेरे सामने नहीं हुई,
कि सीएम साहब ने ये साजिश की हो। तो वैसे जो सारी आप तकरीर फरमाते हैं वो सारी आपके सामने हुई होती है बात, ये जर्नैलों और ये जो जजों और ये ब्यूरोक्रेट्स की जो मैं एक बात समी साहब वादे तौर पे बता दूं, ना हमारा जजों से कोई ताल्लुक है ना जर्नैलों से कोई ताल्लुक है, और आप जानते हैं हमने जिंदगी कैसे बसर की है इस मुल्क में हम जैसे चंद लोगों ने। पता नहीं बात तो वही करते हैं, जानता तो हूं मैं, जर्नैलों से आपने हाथ मिलाए, जर्नैलों से आपने हाथ मिलाए, आपने सिस्टम को बचाया जर्नैलों और एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ मिलकर, वोट आवाम से लिए, आवाम को धोखे दिए और जाके सौदे कर लिए, और जाके ये किस लीडर ने कहा था कि आइडियोलॉजी जब इलेक्शन आएगा काजी साहब आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? कर दिया है, आप तो उतावले ही हो रहे हैं। आपकी बात मान ली जाए, इस मुल्क में सहाफत कर लें या दोस्तियां निभा लें। अच्छा, अमरीकी मीडिया, आप वहां पर बाहर का जो मीडिया है वो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे जो एहतजाज रहे हैं, उसको किस तरह से हाईलाइट कर रहा है, उसको किस नजर से देख रहा है बाहर का मीडिया? शाजिया, मैंने पहले भी अर्ज किया, इसमें जो पाकिस्तान के अकाबरीन है ज़्यादातर उन्होंने उनके जो बयानात हैं उसमें आसमा जहांगीर साहबा का जो बयान है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, जिसमें उन्होंने बड़ा खुल के कहा है कि इस फैसले ने अदलिया को एक्सपोज कर दिया, और साथ उन्होंने ये कहा है कि हम आमरीत से नहीं डरते, लेकिन उस वक्त डरते हैं जब आमरीत कानून के साथ आ जाए। यानी उनका यह कहना था कि एक बदबू आ रही है और ये जो चेहरा सामने है इसके पीछे कुछ और छुपे हुए हैं लोग। तो ये उन्होंने एक वाज़ेह एक साजिश की बात उन्होंने कहा, ये जो अरसलान इफ्तिखार का वाकया हुआ और ये जो सब कुछ हुआ ये एक ट्रेलर है, अभी आप देखिएगा आगे चलकर क्या होता है। तो ये बेसिकली कोई, मैं देखें हम ये कहते हैं कि अब लेट्स मूव फॉरवर्ड, एक अदलिया ने फैसला कर दिया, फ्री कैन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो उसके जो असरात हैं, वो उसका जो फॉल आउट है वो तारीख खुद डिटरमिन करती जाएगी। अभी वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, और जो लोगों के मसाइल हैं उनके हल करने के लिए हुकूमत को इजाजत दी जाए और हुकूमत खुद भी करे। ये जो प्रेशर है 4 दिनों से जो मुजाहरे हो रहे हैं, और कितनी इजाजत दी जाए, 4 दिनों से जो मुजाहरे हो रहे हैं, मुझे ये तो लोगों की फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, लोगों का गुस्सा निकल रहा है, जो मरीज अस्पतालों में मर रहे हैं। कौन सी फ्रस्ट्रेशन है कि आप जाके लोगों के घरों को जला रहे हैं? ये क्या फ्रस्ट्रेशन है? ये आप गलत बात कर रही हैं शाजिया, ये रोकना चाहिए। ये पंजाब हुकूमत का फेलियर है, पंजाब हुकूमत का ये बिल्कुल फेलियर है पंजाब हुकूमत का कि वो जानो माल की हिफाजत में नाकाम हो गई है। शाजिया, मैं ये देख रहा था पीपल्स पार्टी को डिफेंड कौन कर रहा था? फवाद चौधरी, जो चंद दिन पहले जो है मुशर्रफ को डिफेंड कर रहे थे। ये जो लोग पीपल्स पार्टी पे कब्जा कर लें, ये उनको पीपल्स पार्टी, वो जो लड़का अभी बोले थे, मैं बिल्कुल उनके साथ हूं, उनका दर्द भी ठीक है, पीपल्स पार्टी का जो है वो मैंडेट भी है। मैं बल्कि हम क्या इस बात करें कि हम तो इसी पार्टी को सारी जिंदगी हम सपोर्ट करते रहे, लेकिन मसला ये है कि ये जब अपनी जाती लड़ाइयां लेके अवाम को आते, अब सड़कों पे आ जाएं क्योंकि हमारी जाती लड़ाई होगी। आप क्या कोई लड़ाई की आपने कि यहाँ जो है जो बेसिक जो फैसिलिटीज वो नहीं है, इस पर आपने कभी लड़ाई की? सेहत के लिए लड़ाई की, तालीम के लिए लड़ाई की, कीमतों को कम करने के लिए लड़ाई की? क्या इन्होंने कोई लड़ाई की लोगों को रोजगार देने के लिए? वहां ये सब एक थे। जब इनकी जाती लड़ाई आती है तो कहते हैं आओ बाहर आ जाओ और अब हम जमहूरियत पे हमला हो गया। एक कॉलर हमारे साथ फैसलाबाद से बशीर। हेलो बशीर सनोवर, फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी कीजिए। अदलिया के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मौजूदा जो फैसला है अदलिया का, यही मतलब जो हमारे मुल्क में डिक्टेटर करते आए हैं, डिक्टेटरों का दूसरा रूप हमारी अदलिया है। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीन लोगों का गुस्सा भी निकल रहा है। आप भी शाजिया, आप भी अदलिया के बारे में कोई बात हो ना तो गला दबा देती हैं, सुनना पसंद नहीं करती आप भी। बस शुक्रिया कह के जान छुड़ा ली। मैं पीपल्स सुन, अच्छा इजाजत दें, अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा था काजी साहब, मैं आपसे ये कह रहा था कि पंजाब हो, सिंध हो, कोई भी पाकिस्तान का हिस्सा हो, वहां पर लोगों के जो घरों में बैठे हुए हैं उनके जान और माल की हिफाजत उस हुकूमत का फर्ज है। शहबाज शरीफ साहब मत गोली चलाएं क्राउड पे, कोई नहीं उन्हें कहता, लेकिन ये तो इजाजत न दें अपने हामियों को, अपने मुस्लिम लीगियों को कि वो जाकर अपने मुखालिफिन के घर चलाएं। कहा है बिल्कुल, ये उनका कल बयान आया, ये उनका बयान आया कल। इससे बड़ी गुंडागर्दी। और मुझे आप ये बात बताएं कि ये जो अज खुद नोटिस लेते हैं चीफ जस्टिस साहब हमेशा, ये पहले व्याड़ी में भी ये हुआ और ये इतना जो हो रहा है, कभी इस पे उन्होंने अज खुद नोटिस नहीं लिया कि जो लोगों के घरों में घुस के जो लोग मार रहे हैं, पुलिस मौजूद है, एहतजाज करने वालों को नहीं रोकती। हम समी साहब, इसकी मेरा इस पे आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरा सिर्फ आपसे ये मेरी नहीं, आप यार सुन लेना, अब आप तो बोलते चले जा रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप मुझे ये बताएं, मेरा आपसे ये इख्तलाफ नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि रूलिंग एलीट, रूलिंग क्लास की जो अपनी अंदर की लड़ाई है उसका अवाम से कुछ लेना देना नहीं। उसमें से एक साइड पे आप हो जाएं, एक साइड पे मैं हो जाऊं, इस मुल्क के अवाम का कुछ लेना देना नहीं है। सीएम साहब का ये फर्ज है कि लोग एक मिनट हो रहे हैं ना, एक मिनट आप बताएं समी साहब मुझे एक बात बताएं, बीच में 200 अपने गुंडे शामिल करके आप अपने मुखालिफिन के घरों को आगे लगवा मेरे इल्म में नहीं है, आपके इल्म में होगा। ये कौन सी सियासी जमात है, ये कौन सी नेशनल पॉलिटिक्स है, मुझे ये बताएं। मैं इसकी, कोई बंदा सेन आदमी इसकी हमायत नहीं कर सकता अगर ये कोई करवा रहा है। क्या कोई आदमी इस बात की हमायत कर सकता है कि यहाँ के 83% लोगों के पास इलाज नहीं है?
यहाँ की जो यूथ है उसके पास जो है यहाँ 35 से 40% बेरोजगारी है, यहाँ 1130 बच्चे डेली मरते हैं भूख और गुर्बत से। ये किसकी जिम्मेदारी है? लोगों पर निकल आप रही है इनकी ना, लड़ाइयों में और नीचे अवाम पिस रहे हैं। उन्हीं लोगों पे फ्रस्ट्रेशन निकल रही है जिन्हें इसी अवाम ने वोट दिया है। शाजिया, अवाम नहीं जला रहे, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं कि ये कौन सी सियासत बात है का कि फैसला आप किसने अवाम के हजूम में घुसकर अपने एजेंट आप भेज रहे हैं, घरों से पेट्रोल बम बना के। अवाम के हाथ में कभी पेट्रोल बम हुए? हम इसको जुर्म समझते हैं, हम इसको गलत समझते हैं, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस सारे प्रोसेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम कब सपोर्ट कर रहे हैं इसकी? ये जुर्म है किसी के घर पे हमला करना, और किसी के घर को बचाना जो है वो लॉ एनफोर्समेंट की है। मैं तो इस पे कह रहा हूं, लेकिन बात ये है आपका मसला शहबाज शरीफ की इस बयान बिल्कुल नहीं गोली चलानी चाहिए, अवाम के माँ पे गोली नहीं चलानी चाहिए। दीगर मैरिज गोली से पहले बहुत सी मैरिज होती हैं घरों को बचाने की, क्या हम उनके कहीं आखिरी काम कर दें? वो बात ये है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये अपनी पसंद के जालिम और मजलूम ना बनाएं, हम अवाम के राइट्स की बात करें। वो इनमें से कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। एक कॉलर है लाहौर से, जावेद। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी। ये आप लोगों की सौकनों की लड़ाई की तरह की लड़ाई देख दे के अब हम हक गए हैं। कोई पॉजिटिव बात भी करें, कोई किसी को बताएं भी कोई सही बात। ये समी साहब इब्राहिम से बैठ के ऐसे ही लगता है जैसे शीशे के घर में बैठ के पाकिस्तान में पत्थर फेंक रहे हैं। इनको चाहिए इधर आए और हालात के मुताबिक हमारे साथ मिलकर काम करें और पाकिस्तानियों के साथ उनके जज्बात के मुताबिक बात करें। ये वहां बैठ के कभी किसी को तनकीद बनाना बड़ा आसान है। और सईद कादी साहब, आप भी जो काम कर रहे हैं, बल्कि जितने भी हमारे एंकर इस वक्त एक ही तोपों के रुख खोले हुए हैं, उन्होंने वो मैदान में आए, हमारे साथ बात करें। मेरा नंबर आपके पास अगर नहीं आया तो मुझे मिलाएं। मुझे जरूरत नहीं आके आपके साथ कोई ये ना सोचे कि मैं कोई टेलीफोन करके बड़ा कोई अपना नाम बनाना चाहता हूँ। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जावेद। अब इनका तो पता नहीं है कि मतलब इनकी शनाख्त पता कर लेंगे कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बात यह है कि हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि क्या अवाम जो हैं उनके राइट्स रियासत पे जो हम हुक्मरान भेजते हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो नहीं करे तो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे। और ये जो उनकी आपस में लड़ाई हो रही है, इससे क्या आज क्या सवाल है कि इसमें ऐसे आवाम को कुछ लेना देना था? इसमें कुछ हो, अगर ये मिसाल के तौर पे ठीक है, एक आइन जो लेआउट करता है उसमें CJP साहब ने और कोर्ट ने कहा कि जी इनको चले जाना चाहिए, वो चले गए घर से, वो PM अब नहीं रहे। मसला ये है कि क्या इससे ज़्यादा ग्रेव मसले नहीं है इस मुल्क में? ये जो हम डिस्कस करें आज, जो बिजली का मसला हम डिस्कस कर रहे हैं, रोजगार का मसला डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन समी साहब की गलतफहमी दूर करें, वो समझ रहे हैं कि शायद आप और मैं इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि लोग जलाओ घेराव कर रहे हैं, लोग हम इसके खिलाफ है भाई। कौन सेन आदमी इसकी हिमायत करेगा? मैं अपने प्रोग्राम में कल भी ये मैसेज दिया था, आज भी ये मैसेज दे रही हूँ कि अपना ही आप लोग नुकसान करें, एहतजाज करें, बिल्कुल एहतजाज करें, एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन अपना ही नुकसान करना, अपने ही लोगों के दफातर जलाना, अपने ही लोगों के घर जलाना, ऐसा जो कोई भी मजहब जो है, कोई भी इस्लाम जो है, कोई भी मुआशरा इस बात की इजाजत नहीं देता कि अब अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाएं। आगे बढ़ते अपनी खबरों की बात करते हैं। शाजिया, एक तो मैंने ये बात करनी थी कि एक जो हमें एक उधर से हुक्मनामा आ जाता है, वैसे जी आप फेल्ड स्टेट में आज फलां नंबर पे पहुंच गए, आप फलां, इस पे ना खुद इंटरनेशनल प्रेस में बड़ी बात हुई, लहदे हुई, क्योंकि यूरोप की बहुत सी रियासतें अब फेल्ड हो रही हैं उनके अपने बनाए हुए मेयारात के मुताबिक। मिसाल के तौर पे जो यूनान है, इसको ये इकट्ठे मिल के पैसे दे रहे हैं, सब डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। इस वक्त डिफ़ॉल्ट की पोजीशन है स्पेन को फिर थोड़े से इन्होंने पैसे दिए हैं, तो ये हमें फेल्ड करार दे देते हैं। एक तो ड्रोन आके मारते हैं, यहाँ अपनी माशी पॉलिसीज़ जो हैं उनको ये जारी उसारी करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान में फेल्ड स्टेट और ये और भी बातें हो रही हैं, आज बलूचिस्तान के हवाले से बात हो रही है, और हम बरमला कहते हैं कि ये मुल्क जाहिर है यहाँ क्राइसिस है और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और रेट का ज़रूर मसला है, मगर ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जैसे हम एक अर्सा पहले जब मशरकी पाकिस्तान था, या ऐसी कोई कहानी नहीं है। मगर हम अगर अपने घर को ठीक कर लें और ये सारी जो लड़ाई है, ये जो एनर्जी इधर हम लगा रहे हैं, वो इस मुल्क को ठीक करने पर लगाएं तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। एक कॉलर हमारे साथ मुल्तान से फैज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि समी इब्राहिम साहब से माजरत से कि ये इस फैसले को बिल्कुल ही मैच कर रहे हैं भुट्टो साहब के फैसले के साथ। तो भुट्टो साहब को तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको एक आमिर ने आके जेल में भेज दिया और अपनी मर्जी का फैसला दे दिया। ये तो 5 साल से गवर्नमेंट चल रही है और अभी भी चलेगी इन गिलानी साहब के बाद भी, लेकिन ये उनके साथ मैच कर रहे हैं। गिलानी साहब ने तो खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं तौहीन अदालत कबूल कर लूंगा और PM सदर साहब के अगेंस्ट लेटर नहीं लिखूंगा, उनको खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और सेकंड मैडम ये है कि आप उनको मैच ना करें, उन्होंने मुल्क के लिए कुछ अच्छे काम किए थे भुट्टो साहब ने, इन्होंने तो 4 साल में कुछ भी नहीं किया। क्या किया इन्होंने कौम के लिए? कौन सी कौम इनको? बहुत शुक्रिया फैज आपका जी। समी साहब से सवाल किए।
समी साहब से हमारा राब्ता कट गया जी। ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि ये कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन, और उसकी वजह ये है कि एक ये भी मैं बात याद दिला दूं कि आप तो खैर एक अरसे से पीपल्स पार्टी में हैं, ज़िया-उल हक की कैबिनेट में रहे हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी गए हैं उनके साथ। और दूसरी बात उन्होंने बड़ी अच्छी की कि भुट्टो साहब ने तो एक स्टेटस को उन्होंने चैलेंज किया था। यहाँ पे इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी इस्लाहात जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने की थी। भुट्टो साहब ने इस मुल्क में 42.3% जो बजट है टोटल ह्यूज उसका जो चंक है उन्होंने सेहत और तालीम पे खर्च किया था। तो इनका इन्होंने अच्छे कामों की बात की, अच्छे काम किया था। एनएफसी अवार्ड, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान, 19वीं तरमीम, 20वीं तरमीम, डायरेक्टली आवाम से जो लिंक मसाइल थे उनके हवाले से वो तो लोग इंतजार कर रहे हैं और हमेशा पीपल्स पार्टी की तरफ ही लोग देखते हैं। आज भी सबसे बड़ी पार्टी यही है, मगर बात ये है कि इनका प्रॉब्लम क्या है। इनका प्रॉब्लम ये है कि इनका मैंडेट इनको आवाम देते हैं, ऊपर जाके फिर ये एस्टेब्लिशमेंट की अपनी लड़ाई के अंदर बैठ जाते हैं अपने उसके लिए। समी साहब से बात कर ले। समी साहब, आपने खबर दी थी कि विकीलीक्स के जो बानी है जुलियन असांज, इन्होंने एक्वाडोर में सियासी पनाह ले ली है, इसकी क्या वजह है? देखिए शाजिया, विकी लीक्स के जो जब ये आई थी इन्होंने तकरीबन 2.5 लाख लीक्स थी जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स को एक्सपोज किया था और बुनियादी तौर पर अमेरिका और यूरोप की जो सियासत के नाम पर जो मैं उन्हें बदकारियां कहूँगा उनको उन्होंने एक्सपोज किया था। तो तब से इन पर, क्योंकि वैसे ये ऑस्ट्रेलियन है लेकिन तब से इनको दबाने की कोशिश की जा रही थी। इन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया, यानी मुकदमा नहीं है, इल्ज़ाम ये लगाया गया कि स्वीडन में इन्होंने कोई सेक्सुअल हरासमेंट की अपने 2 वॉलंटियर्स की। वहाँ पर पर्चा भी नहीं है लेकिन इनको ये कहा गया कि इनको वहाँ पर सवालों जवाब के लिए बनाया जा रहा है। तो इनका ये कहना है कि बेसिकली इनको स्वीडन इनको इसलिए लंदन से बुलाया जा रहा है ताकि वहाँ पर स्वीडन की हुकूमत इनको अमेरिका के हवाले कर देगी और फिर जो इन्होंने लीक्स की हैं वहाँ पर उनसे बाज़-पुरस की जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि अब ये एक्वाडोर की एम्बेसी में कल गए हैं और वहाँ पर इन्होंने अपनी असाइलम की पिटीशन फाइल की है और इस वक्त एम्बेसी में ही रह रहे हैं। इससे पहले कुछ अर्सा पहले एक्वाडोर की गवर्नमेंट ने इनसे कहा था कि हम आपको रेजिडेंसी दे देते हैं। तो ये मैंने सिलेक्ट इसलिए की कि देखें ये जो मुआशरे हैं, अमेरिका का मुआशरा या यूरोप का मुआशरा, ये समझा जाता है कि जी बड़ा सिविलाइज्ड है, यहाँ पर बड़े प्रोटेक्टेड हैं ह्यूमन राइट्स और लोग बड़ी इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं कि उनकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता या वो यहाँ पर कोई बंदा जाते जाते अगवा नहीं होता। लेकिन अब आप देखें कि ऑस्ट्रेलियन है और उन्होंने जो काम किया पूरी दुनिया में, जब अनटचेबल्स को एक्सपोज किया तो यहाँ पर अब वो भी महफूज नहीं है और वो कहाँ पर एक्वाडोर की एम्बेसी में जाकर उन्होंने अपनी पनाह ली है। तो ये बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन की तरफ इशारा करती है कि जिससे एक्सपोज होते ही पूरी वेस्टर्न सोसाइटी। एक बात में शाम, एक बात 10 क्या है, लेकिन ये जो इन्होंने एक्वाडोर का इंतखाब क्यों किया? एक्वाडोर में इलेक्टेड प्रेसिडेंट रफेल कोरेया है जो कि हार्वर्ड से ही PhD है इकोनॉमिक्स में और इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वहाँ पे, और उन्होंने अपनी मुल्क की पॉलिसियों को अमेरिका की पॉलिसी से हटा के उसको एक नया रास्ता देने की कोशिश की। IMF का दफ्तर वहाँ से बंद करवाया और बेपनाह इस्लाहात उन्होंने एक्वाडोर में की। और वो इसलिए वहाँ एक्वाडोर में गए हैं कि उन्हें अंदाज़ा था कि ये जो लैटिन अमेरिका के 2-3 मुल्क हैं जिसमें होगो शेवेज है वेनेजुएला में, एक्वाडोर में ये हैं, डैनियल आर्टिगा वहाँ आ गया है, तो ये सारे जो लोग एक ब्लॉक बना रहे हैं जो कह रहे हैं कि अमेरिका की एक्सेस खत्म होनी चाहिए, तो शायद उनका ख्याल है और सही है कि शायद उस मुल्क में उन्हें पनाह मिल जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया समी साहब आपका, काजी साहब आपका। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।